सकता है सर कि रीडेबिलिटी मतलब उसको जो सामने वाला पर्सन है जिसको वो जो समझना चाहिए वो समझ ही नहीं पाता, तो फिर इसलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो समझने में भी आसानी होती है। ओके। सर हाँ सर सर फंक्शंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसको नंबर ऑफ टाइम्स कॉल्स कर सकें, क्योंकि अगर कभी, जैसे ये तो बहुत छोटा फंक्शन है और जी। प्रोग्राम है, जैसे अगर बहुत बड़े प्रोग्राम्स या कोड होते हैं तो कभी कभी नीड पड़ती है कि उस फंक्शन को 2-3 जगह एग्जीक्यूट करना, तो बार बार वही सारी चीज़ें लिख के कोड को बड़ा और प्रोग्राम की स्पीड को छोटा मतलब कम करने के लिए अपन बिल्कुल। फंक्शंस बनाते हैं, ताकि जहाँ पे नीड हो वहाँ पे अपन उसको डिक्लेयर कॉल कर सकें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल परफेक्ट। आप दोनों ने सही आंसर दिया है कि अगर मेरे को इस वर्किंग को, जो ये वर्किंग है, इस वर्किंग को अगर मेरे को सपोज करो इस प्रोग्राम के अंदर, जो मेरा मेन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर अगर ये वाली जो वैल्यूज है, अगर इसको मेरे को 5 टाइम्स अगर नीड है, अगर ये लाइन 5 बार लिखनी है मेरे को इस प्रोग्राम के अंदर, तो इससे अच्छा है कि मैं इस पूरी वर्किंग को एक बार कहीं डिफाइन कर दूं फंक्शन में और सिर्फ एक छोटी सी लाइन को कॉल करूं बार बार। तो जो प्रोग्राम का कोड रिडक्शन का वर्क है कि हम हाउ वी कैन रिड्यूस द कोड, तो वी कैन रिड्यूस द कोड बाय यूजिंग द फंक्शन। प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं हम बेसिकली, और जब हमारा प्रोग्राम का कॉम्पैक्ट होगा तो इस प्रोग्राम के कॉम्पैक्ट होने से हमारी एफिशिएंसी प्रोग्राम की बढ़ जाएगी और जो रिस्पांस टाइम होगा वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। कि क्योंकि एक तो कोड हमें बार बार नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक बार कोड लिखो और जितना भी आपको कॉल करना है उस कोड को जस्ट कॉल द फंक्शन, तो वो कोड आपके लिए उस पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। और डेफिनेटली जो फंक्शंस है इट इज आल्सो रिड्यूस द मेमोरी स्पेस, क्योंकि कंपाइल टाइम पर अगर ये कोड, ये लाइन मैंने 10 टाइम्स लिखी है तो इसको मेमोरी भी उतनी ही लगेगी। लेकिन अगर मैंने इसको एक जगह डिफाइन कर दिया और 10 टाइम्स फंक्शन को कॉल किया है तो मेरी मेमोरी सिर्फ एक बार जो डिफाइन करने में लग रही है वही लगेगी। तो फंक्शंस हमारे हर जगह से वो होते हैं प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। नाउ कम टू द अनदर फंक्शन, like this, the default argument in C++। अब अगर हमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू किस तरीके से हम अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं वो देख लेते हैं। एक मैंने फिर से फंक्शन बनाया है, ये देखिए इंटीजर नाम का सम है, इंटीजर a, इंटीजर b और b की वैल्यू भी डिफाइन कर दी है इसी के अंदर, इंटीजर c और c की वैल्यू भी डिफाइन कर दी है मैंने इसी के अंदर, ठीक है। और ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया है, ठीक है। ये जो सेमी कॉलम लगा दिया है, ठीक है ना, इसका मतलब है इट इज जस्ट डिक्लेयर, मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता लाइक दिस, तो इसका मतलब है मैंने पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसकी वर्किंग भी डिफाइन कर दी है। तो बोथ आर द डिफरेंट। ये अभी मैंने ये जो सेमी कॉलम है मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। नाउ अब इस फंक्शन को मेरे को जहां भी डिफाइन करना होगा मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये ऑप्शन भी है। मतलब अभी आपने देखा था इससे पहले कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसकी पूरी वर्किंग लिख दी थी, इसके अंदर इसकी पूरी वर्किंग लिख दी थी कि आप वर्किंग भी लिख सकते हैं इमीडिएटली, और अगर आप चाह रहे हो कि इस फंक्शन को अभी हम डिक्लेयर करके छोड़ दें, बाद में हम इसका यूज करेंगे, तो वी कैन डू दैट, ठीक है ना। नाउ दिस इज आवर इंटीजर मैन, दिस इज आवर इंटीजर मैन। मैंने यहाँ पर फंक्शन किया है सी आउट सम 1, ठीक है ना। ये क्या है, ये देखिए अब मैंने एक सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है, सम ये है। यहाँ पर 3 पैरामीटर मैंने पास किए थे, 3 पैरामीटर, ठीक है ना, डिफाइन किए थे, डिक्लेयर किए थे सॉरी। और यहाँ पर मैं पास सिर्फ एक कर रहा हूँ, तो उसका रीजन भी लिखा है कि इन दिस केस अ वैल्यू इज पास्ड
as a 1 and B and C value are taken from the default argument. मतलब B and C ये default यहाँ से उसने accept किए हैं, default argument जिसे बोलते हैं कि हम argument पास नहीं कर रहे हैं, by default argument वो ले रहा है function. So we require the 3 values in a function. So right now we are defining only one value. We are passing only one value and 2 values. This function is taken by default. So that is called the default argument. Now look like this, and another we have again calling function sum. In this case we are passing 2 values and the third value is the default argument and it is taken from here. Now look at this, we are again calling the sum functions and we are passing the 3 values. In this case all 3 values are passed during function call, hence no default argument have been used. So what happening with these 3 line, 1 line, 2 line and 3. In 3 lines we are calling the function, same function with 2 default argument, this function with 1 default argument and this without default argument. The default argument से नाम जो सुनने में आता है वो बड़ा थोड़ा टफ लग रहा है, अच्छा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, बट जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इट इज अ वेरी इजी कि अच्छा हमें सिर्फ आर्गुमेंट पास करने हैं, ठीक है, और अगर हम नहीं पास कर रहे हैं आर्गुमेंट फंक्शन में तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा, ठीक है ना। नाउ ये मेरा मेन का सर गार्बेज वैल्यू ले लेगा ना, सर गार्बेज वैल्यू ले लेगा ना डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में। अभी अपन रन करके देखें, देखिए मैंने रन किया प्रोग्राम, ठीक है, जस्ट मिनट। रिजल्ट में मेरे पास क्या आया, रिजल्ट में आया 31, 23 एंड द 6, ठीक है, 31, 23 एंड द 6। अब आप देख लीजिए 31, 23 एंड 6, मैंने यहाँ पर 1 पास किया, ठीक है ना, 2 डिफॉल्ट वैल्यूज उसने 10 और 20 ली, ठीक है ना, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट में, तो रिजल्ट आया 31। उसके बाद आया था मेरा 23, ठीक है, मैंने क्या किया 1 एंड 2 पास किया, है ना, और डिफॉल्ट वैल्यूज ने ले ली, ठीक है ना, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 मैंने पास करा, ए और बी मैंने पास किया, डिफॉल्ट उसने ले ली, रिजल्ट आया 23। नाउ वी हैव पास ऑल 3 वैल्यू 1, 2, 3 एंड रिजल्ट कम इज 6। So there is no garbage values taken by the functions. आपने देखा कोई गार्बेज वैल्यू नहीं दी है, गार्बेज वैल्यू तब लेता है जबकि आपने कुछ चीज डिफाइन नहीं करी हो, उस केस में हमारे पास गार्बेज वैल्यूज है वो अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अभी यहाँ पर आप इस सम में अगर देख रहे हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने पास किए हैं, लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट में यहाँ पर आपने वैल्यू डिफाइन करी हुई है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं करते, इस 10 को यहाँ नहीं लेते ना 10 को, तो फिर एक बार प्रॉब्लम हो सकती थी कि भाई वैल्यू तो पास करो, अदरवाइज वो गार्बेज वैल्यू पिक कर लेगा। तो डेट इज द गार्बेज वैल्यू उस कंडीशन में आती है कि कहीं आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है वेरिएबल को, ठीक है ना, और आप डायरेक्ट उस वैल्यूज को यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो गार्बेज वैल्यूज हैं वो आपके पास आ जाएं। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो गार्बेज वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो ये आपको एक छोटा सा है, 3 एक ही फंक्शन था, इस फंक्शन की बॉडी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, फंक्शन की बॉडी को। तो आप चाहें तो जितने भी प्रोग्राम आप हैं, जितने भी फंक्शंस आपको लग रहे हैं कि यार ये फंक्शंस I think a number of functions we can use in a program, but right now we are no need to define the function, so we can declare the function, and whenever we need to the function's body, we can define the function body at that time. तो आपको लगता है कि आपके फंक्शंस का पता है क्या, ये फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शंस और व्हाटएवर फंक्शन यूज्ड हो सकते हैं, तो आप उनको क्या करो, उनको डिक्लेयर कर दो at the beginning of the program.
आप डिफाइन मत करो उनकी बॉडी को। जब फंक्शंस आपका यूटिलाइजेशन मोड में आएगा, आप उस समय उस फंक्शन बॉडी को डिफाइन करो। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का, ठीक है। और फंक्शन डिफॉल्ट, ये फंक्शन था मेरा, 3 वेरिएबल मैंने पास किए फंक्शन में, 3 वेरिएबल मैंने पास किए, जेड इंटीजर, जेड में मैंने सम लिया और रिटर्न मैंने जेड करा दिया। तो दिस इज अ बेसिक फंक्शंस प्रोग्राम। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पासिंग, डिफॉल्ट टू आर्गुमेंट पासिंग एंड नो आर्गुमेंट पासिंग। कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास नहीं किया है। छोटा सा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो यू विल सी कि हाँ मैं फंक्शन पे परफेक्ट हो गया हूँ। अभी मैंने ज़्यादा टफ और वैसे कोई प्रोग्राम अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, या बड़े लेवल के या बड़ी कोडिंग वाले प्रोग्राम, लेकिन ये धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे। आप ना कोई भी प्रोग्राम C++ में बनाओ, उसको फंक्शन के टर्म में डिफाइन करते हुए बनाते चलो। नॉर्मल प्रोग्राम भी आपने बनाया है तो भी आप उसको क्या करो, फंक्शन के टर्म में लो। तो आप फंक्शंस वाली प्रोग्राम, मतलब इससे पहले जितने मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए हैं विदाउट फंक्शन, आप उन सबको फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड सी द रिजल्ट के व्हाट हैपेंड, क्या रिजल्ट आ रहा है आपसे। नाउ लेट्स गो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट, चेक प्राइम नंबर थ्रू द फंक्शन। मेरे को क्या है, मैं प्राइम नंबर चेक करूंगा और फंक्शन के थ्रू। तो एनीवन टेल मी अबाउट द प्राइम नंबर। कोई भी पहले प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताए। और जो केवल छोटे टेबल में आते हैं जी फिर तो से जो आप सिर्फ वन से, सर जो सिर्फ वन से कटे और खुद से कटे। ओके ठीक है, क्लियर है। अब मैं पहले इसको रन करता हूँ। इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू लाइक 67 is a prime number. Now once again we are writing another like 58. is not a prime number. तो वही जो आप लोगों ने बोला डेफिनेशन, मतलब प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है कि एक नंबर जो इटसेल्फ है, मतलब या तो 1 से डिवाइजेबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो, तो दैट इज नंबर इज द प्राइम नंबर। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर मैंने देखिए डेटा टाइप चेक प्राइम नंबर, एक मैंने फंक्शन बनाया प्राइम नंबर का, एक वैल्यूज उसमें एक इंटीजर मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है। मतलब इसके अंदर जो पैरामीटर आएगा उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। लेकिन इस फंक्शन का पूरा डेटा टाइप क्या है, बुलियन टाइप है। बुलियन टाइप डेटा टाइप मतलब या तो वैल्यू ट्रू या फॉल्स के टर्म में, मतलब जो वैल्यू पास होगी इस फंक्शन के थ्रू या तो वो होगी ट्रू, ठीक है, या फिर होगी फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, टी या एफ, सिर्फ ये वैल्यू इसको मिलेगी। बुलियन फंक्शन है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है ये। So this is the data type. Another data type, Boolean data type. Boolean data type works with the true or false these two values. Now, तो अब हम देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया चेक प्राइम नंबर, एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने उसकी बॉडी को डिक्लेयर किया है, फंक्शन की फंक्शन के डिक्लेयर किया, बॉडी को डिफाइन नहीं किया अभी हमने। नाउ कम टू आवर मेन फंक्शन इंटीजर मैन, इंटीजर एन आपने पॉजिटिव इंटीजर किया, ये सबको पता है ये लाइन, ये वैल्यू जो मैंने एंटर कराई है। नाउ चेक इफ चेक प्राइम नंबर, दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, कि मैंने एक वैल्यू पास करनी थी, दैट शुड बी द इंटीजर टाइप। तो n इज द इंटीजर टाइप वी आर पासिंग इन द चेक प्राइम नंबर फंक्शन। इफ द नंबर इज प्राइम, if the number is prime, then the result will display it is a prime number. If number is not prime, the result will display it is not a prime number, and we have close our main function. Now once we are calling this check prime number, so the entire program will search
the body of this check prime number. So after this we will go on this line, means we will see the body of the check prime number function. तो जैसे ही हमें ये बॉडी मिलेगी प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। बुलियन देखिए आपका बुलियन टाइप का इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। तो बुलियन में हमने क्या लिया है, एक डेटा टाइप है बुलियन है जिसका वेरिएबल इज प्राइम इज ए वेरिएबल नेम। ठीक है, आप इसकी जगह सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज द प्राइम नंबर। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ prime number. So you can define anything here and the value we are passing, that is the true, either true or false. boolean में सिर्फ दो ही वैल्यू पास हो सकती है, या तो true या फिर false है। ठीक है ना, तो that is this. Now n is equal to 0 और 1 साफ साफ लिखा है, 0 and 1 are not prime number, इनको कंसीडर नहीं किया जाता जनरली, है ना, 0 और 1 को। तो ये हमने पहले ही बोल दिया है। इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 1 अगर कोई पास करेगा तो वो सीधा सीधा इस प्राइम फॉल्स में जाएगा, मतलब 0 और 1 नॉट कंसीडर टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर। अपार्ट फ्रॉम 0 and 1 वी आर चेकिंग फॉर ऑल द नंबर्स, ऑल इंटीजर्स नंबर एक्सेप्ट 0 और 1। तो वी कम विथ else part, ठीक है ना, we are executing for loop। हमने यहाँ पर for loop लगाया है, i is equal to 2 से चलाया है। i कहाँ तक जाएगा, वो वैल्यू जो n है, जो आपने n इनपुट करा रहे हो वो वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 तक ये लूप चलेगा हमारा। जैसे अभी मैंने डाला था 58, तो 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 29 है ना, 29 टाइम्स ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, साफ साफ लिखा है n इज द डिविजल बाय, मतलब ये मॉड्यूल बाय i की वैल्यू जो है हम सबसे उसको डिवीजन करते जा रहे हैं। i की वैल्यू 2 से हमने बढ़ाई और कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है तो is prime is equal to false and break, is false, है ना, मतलब अगर वो नंबर यहाँ डिवीजन हो रहा है, मॉड्यूलर हो रहा है, मॉड्यूलर रिमाइंडर 0 आता जा रहा है, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसे चलाते जाओ आप i को। ठीक है ना, तो बस वो चेक करना है हमें कि ये डिवीजन जो कहाँ पर वो 0 आ रहा है, तो इसको कंटिन्यूस करते जाओ। कहाँ तक करते जाओ, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद हम एक लेवल पर आने के बाद डिक्लेयर कर सकते हैं कि नंबर इज द प्राइम। तो आई थिंक द लॉजिक जो है प्राइम नंबर का वो सब लोगों को क्लियर होगा। दिस इज द लॉजिक एंड वी हैव कॉल्ड दिस लॉजिक इन द प्राइम नंबर फंक्शन। तो ये लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, फॉर लूप इसलिए लगा है क्योंकि मेरे को हर एक वैल्यू से इनिशियली 2 से स्टार्ट करते हुए उस वैल्यू तक जाना है और उसके बाद डिवीजन देखना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फॉल्स है और अगर नहीं है ये वाली कंडीशन तो हमारा नंबर प्राइम आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ फंक्शन। यस आशीष सर, अगर हम लोग n का वैल्यू 2 डाल देंगे तब तो कोड गलत हो जाएगा सर। कैसा सर, हम लोग वैल्यू इनपुट अगर 2 करवा लेंगे तो n/2 कर देंगे, 1 हो जाएगा, तो फॉर लूप वहां पे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, है ना, अपन रन करके देख लेते हैं। इनके आप बोल रहे हैं n की वैल्यू 2 डाली अपन ने, है ना, 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, 2 किससे 1 से डिवीजन हो रहा है, यस, और 2 इटसेल्फ हो रहा है। इसके अलावा 2 किसी से और से हो रहा है, किसी से नो सर, नो, है ना। तो क्या होता है, ये एक्सेप्शन है 2, क्या है, एक्सेप्शन है 2 बस जो पहला नंबर आया है हमारा, पहला फर्स्ट नंबर। अब अगर इसके बाद कोई आ रहा है मोर देन 2 से ज्यादा कोई भी नंबर आएंगे ना,
तो उस केस में हम इसको बोल सकते हैं कि रॉन्ग है, बट इस केस में रॉन्ग नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट स्टार्टिंग नंबर, इट इज जस्ट स्टार्टिंग। पहला जो नंबर होता है 0 और 1 इन्होंने इसीलिए हटाए थे कि 0 1 हम काउंट नहीं करेंगे, कि 0 और 1 तो वो है। इसके बाद 2 से अब हमने स्टार्ट करी, तो 2 और किसी नंबर से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा ना, तब जाके अगर हम बोलते हैं कि हाँ देखिए 2 तो और किसी से डिवाइड होकर ये हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं। लेकिन 2 is just the first number to in case to calculate the prime number, so it can be counted as a prime number because this is the exception, or exceptions can be anywhere, तो ये exception है केस, ठीक है, it is not a error। तो फॉर लूप में एक बार जाइए। हाँ ओके चलिए, अच्छा कंडीशंस अब आप करेक्ट करवाओ आशीष कंडीशन। सर देखिए आई का वैल्यू अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई का हम ये चेक कर रहे हैं कि आई जो वो लेस देन इक्वल टू n/2 तक जाएगा, तो n की वैल्यू 2 है तो 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो कंडीशन नहीं कहाँ सकता वहां कहाँ पे मैं चेंज कहाँ करूँ बताओ, आप बताओ। सर 35 जो है ना 35 नंबर सर, वहां पे n की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो वो फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा सर, हमको वो समझ में नहीं आ रहा। आपका की वैल्यू 35 हो जाएगी, तो फॉर एग्जांपल मैं रन कर रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट, मैंने बोला 35 सर 35 नहीं 35 लाइन नंबर सर वहाँ पे चेंज अच्छा करना है 35 लाइन नंबर 35 है। हाँ इसमें मैं क्या करेक्शन कर दूं? और सर आप ही देखिए सर n की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेंगे इनपुट यूजर से, तो अब फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट कीजिए आई की वैल्यू 2 होगा, तो आई लेस आई देन की इक्वल वैल्यू टू 2 1 है, कैसे हो सकता ठीक है 2 है, हाँ 2 डिवाइडेड बाई हाँ 2, n की वैल्यू अच्छा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, उसके बाद हाँ हमने चेक किया ओके यहाँ से i की इज लेस देन i2 डिवाइडेड बाई 2, तो i ने चेक किया कंडीशन को, यहाँ आया 1 1 इज लेस देन क्या i2 है लेस देन 1 आया है, तो ये इसको बाहर आना चाहिए था, है ना, तो बाहर ही ये तो सर आया है इसको हमारा बाहर आना प्रोग्राम, इट इज द प्राइम नंबर 2, ये अंदर गए ही नहीं है। ये सर तो देखिए जैसे ये कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो हम इसके अंदर गए ही नहीं, फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर नहीं गए तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ कि इट इज ए प्राइम नंबर। हाँ ये सर हम इसके अंदर कहाँ गए, अगर हम इसके अंदर जाते ना तब हमारा ये लूप गलत कहलाता। हाँ ये सर लास्ट स्टेटमेंट नहीं देखे थे वैसे हाँ हो गया सर के लिए। ठीक है ना, ओके 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 है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये है पूरा प्रोग्राम, है ना, ये देखो आप, ओके हाँ ये सर के लिए ओके चलिए ओके ओके। Now come to the another program. What is it? Calculate the average number using array. अब यहाँ से मैंने अरे का काम कर लिया, फंक्शंस मैंने आपको दिखाए फंक्शन, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से फंक्शन, तो अब मैं इस अरे का यूज करते हुए एक प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं प्रोग्राम को रन करके देख लूं कि क्या वैल्यूज आने वाली हैं। इंटर द नंबर ऑफ डेटा, मैंने बोला 6, इंटर 1 नंबर, मैंने बोला 2, फिर इंटर 3 4, इंटर 5 7 8 9, और मैंने इंटर मारा तो मेरे को क्या मिला कि एवरेज नंबर जो था कि इंटर द डेटा, मैंने डेटा देखिए एंटर करता जा रहा था 2 4 5 7 8 9, और नाउ कैलकुलेट किया मैंने एवरेज, तो सम ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाय द 6, तो रिजल्ट मेरा एवरेज आया। व्हाट हैपेंड, कि प्रोग्राम में हुआ क्या है, तो देखिए मैंने एक अरे डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड द फ्लोट टाइप, ठीक है ना।
और दो वेरिएबल में मैंने सम एंड द एवरेज, ये फ्लोट टाइप मैंने लिए हैं। दो वेरिएबल और मैंने एन और आई है वो इंटीजर टाइप के डिफाइन किए हैं। अरे का डिक्लेरेशन जो इस तरीके से होता है कि अरे बड़े ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर करते हैं हम, ये हमारा क्या है, द नेम ऑफ द अरे एंड दिस इज द साइज ऑफ द अरे। तो अरे में तीन चीजें होती हैं, दो बिग ब्रैकेट, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो साइज ऑफ द अरे को रिप्रेजेंट करती है, और दिस इज द नंबर। तो आप लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, उसमें अरे आपने पढ़ा होगा, अरे किस टाइप के मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है? पर्टिकुलर डेटा टाइप। अरे किस टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है? लीनियर। लीनियर है, लेकिन ये लीनियर तो डेटा स्टोर करने का, मैं पूछ रहा हूँ अरे किस टाइप के मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है? अब मैं बताता हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट या तो स्टैटिक होता है या डायनामिक होता है। आप अभी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होंगे कि अरे इज ए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन and the linked list is the dynamic memory allocation. Yes, am I right? Anyone? सर उतना आइडिया नहीं है डायनामिक और स्टैटिक के बारे में। अरे अभी डेटा स्ट्रक्चर में आपको कवर किया होगा ना, पहली यूनिट में ही किया होगा। अरे बड़ा वगैरह आपको बताया होगा, अरे लिंक लिस्ट। अगर आपने अरे और लिंक लिस्ट पढ़ लिया है डेटा में, तो ये सबसे पहला जो होता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अरे? द डिसएडवांटेज ऑफ अरे इज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स द लिंक लिस्ट कम इन द मार्केट बिकॉज इट इज प्रोवाइड द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। एंड हाउ इट इज, मैं प्रूव करता हूं कि जो मैंने लिया है नंबर 100, मतलब मैंने इस नंबर नाम का अरे का साइज कितना ले लिया, 100। तो अब ये अरे ने कितना स्पेस रिजर्व करके रख लिया अपने लिए, 100 स्पेस रिजर्व करके रख लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस अरे में अभी मैंने कितने नंबर पास किए थे? 6 नंबर पास किए थे, यस। और उस 6 नंबर में Yes, से sir. आपके 94 जो स्पेस हैं वो क्या हुए, मैं अपने लिए रिजर्व करके रखा रहा, जबकि मैंने उसका यूज भी नहीं किया। तो ये मेमोरी वेस्टेज हुआ मेरा। तो अरे में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेरे को यूज करना था 6 नंबर मैंने डाले अरे में, और जबकि मैंने स्पेस लेके रखा है 100 का। तो दैट इज द स्टैटिक, क्योंकि रन टाइम पर जो मेमोरी आपने फिक्स कर दी अरे